सकता है एनएसईएल संकट। एनएसईएल इन्वेस्टर फोरम का बयान, 1 हफ्ते में हो सकती है जिग्नेश शाह के साथ डील। एनएसईएल पर निवेशकों के 5,000 करोड़ से ज्यादा बकाया। सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का करारा झटका। सुब्रत रॉय सहारा के विदेश जाने पर रोक, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पाएगा सहारा ग्रुप। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 406 और निफ्टी 124 अंक गिरकर बंद। निफ्टी शेयरों की करीब 70,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ। रुपया 36 पैसे कमजोर होकर 62 रुपए 93 पैसे पर बंद। आगरा में मोदी ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरा। विकास के मुद्दे पर साधा निशाना। मोदी के पहुंचने से पहले मंच पर दंगे के आरोपी विधायकों को सम्मान। तहलका एडिटर तरुण तेजपाल ने कबूल किए यौन शोषण के आरोप, लेकिन कब दर्ज होगी एफआईआर, खुद ही सजा तय करने पर उठे सवाल। बीजेपी बोली रेप से कम नहीं, कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, न्यूज एट 6 की शुरुआत सबसे पहले एक अहम खबर से जो जी बिजनेस एक्सक्लूसिव भी है। जिंदल स्टील एंड पावर और मोनेट इस्पात एंड एनर्जी जैसी कंपनियों के 11 कैप्टिव कोल ब्लॉक्स छीन चुके हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने आईएमजी की सिफारिशें मानते हुए फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने 30 ब्लॉक्स की समीक्षा के बाद 11 कंपनियों के ब्लॉक वापस लेने की सिफारिश की थी। आईएमजी ने अपनी सिफारिशें कोयला मंत्रालय को सौंप दी है। जिन ब्लॉक्स को वापस लिए जाने की सिफारिशें की गई थी उनमें जेएसपीएल का रामचंडी ब्लॉक और टाटा पावर का अर्कपल श्रीरामपुर ब्लॉक शामिल है। ये दोनों कोल टू लिक्विड यानी सीटीएल ब्लॉक में शामिल है। दोनों कंपनियों को 2009 में ये ब्लॉक्स दिए गए थे, लेकिन पिछले 4 साल में इन्हें डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई और शायद यही वजह है कि ये कोल ब्लॉक्स छीन लिए गए। दीपक हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो न्यूज रूम से। दीपक, जिस तरह से ये पूरा मामला है, एक तो क्या है ये पूरा मामला और यकीनन जिंदल को एक करारा झटका लगा है इससे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत करारा झटका है क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्लॉक था इस कंट्री में वो 1500 मिलियन टन का रामचंडी और टाटा का जो अक्करपाल कोल ब्लॉक है, यही दोनों कोल ब्लॉक थे जो देश में सबसे बड़े कोल ब्लॉक है। और अगर ये कोल ब्लॉक किसी को अलॉट हो जाए तो उसकी चांदी ही चांदी, और जिसका अगर ये डीएलोकेट हो जाए तो उसका क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये प्रमोशनल कोल ब्लॉक जब आईएमजी ने दिए थे उसके बाद से ही इन पर सवाल उठते रहे थे और 2009 में जब ये अलॉट किए गए थे उस वक्त भी जो आईएमजी के एक मेंबर थे उन्होंने इस पूरे मामले में अपना डिसेंट नोट, अपनी अप्रसन्नता जाहिर की थी कि ये ब्लॉक नहीं दिए जाने चाहिए थे जो कि दिए गए हैं। सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है और सरकार ने फिलहाल इन दोनों कोल ब्लॉक्स को डीएलोकेट कर दिया है। आईएमजी ने अक्टूबर लास्ट वीक में अपनी सिफारिश की थी 30 कोल ब्लॉक की। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने 11 कोयला ब्लॉक्स के डीएलोकेशन की सिफारिश की थी, जिस फाइल पर कल शाम को जो मंत्री है श्री प्रकाश जायसवाल उन्होंने साइन कर दिए हैं। तो अब ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। ये एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। जो कोयले के ऊपर लगातार दाग लगते रहे हैं सरकार के ऊपर, उसको साफ करने की एक तरह से कहीं ना कहीं कोशिश इसको कहा जा सकता है। 11 कोयला ब्लॉक डीएलोकेशन की जो सिफारिश थी वो कोयला मंत्रालय ने मंजूर कर ली है। जी दीपक, लगातार दूसरे दिन जिंदल्स के लिए झटका है। किस तरह से घटनाक्रम को बताइए, सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या जिंदल्स के साथ हुआ है और इसका कितना नुकसान जिंदल्स को उठाना पड़ सकता है। देखिए, कल जो फैसला हुआ था वो पॉजिटिव टीवी जो है, पॉजिटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसमें कुछ एग्रीमेंट्स जो उनके मिस्टर मतंग सिंह है उन्होंने जिंदल्स के साथ, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी कोई दूसरी कंपनीज थी उनके साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे जिन पर कल स्टे दे दिया है सीएलबी कोर्ट ने। ये सीएलबी में लंबे समय से मामला चल रहा था। साथ ही साथ ये जो आज का फैसला है ये और भी बड़ा फैसला है क्योंकि 1500 मिलियन टन कोयला ब्लॉक जो है वो बहुत बड़ा कोयला ब्लॉक है और अगर एक किलो कोयले की कीमत आप 2 या 3 हजार रुपए मान सकते हैं तो 1500 मिलियन टन की कितनी कीमत होगी इसका अंदाजा आप सीधे सीधे लगा सकते हैं। ये कोयला ब्लॉक प्रमोशनल कोयला ब्लॉक था जो टाटा और जिंदल को जनवरी 2009 में दिया गया था, लेकिन
इस कोयला ब्लॉक के साथ साथ कई तरह के सवाल भी शुरू से ही चल रहे थे और इन पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये फेवर किया जा रहा है। आज जब मंत्रालय की तरफ से इनको डीएलोकेट कर दिया गया है तो एक तरह से सरकार ने जो तोहमतें थी उनको उतारने की कोशिश की है और ये एक फेस सेविंग का मामला फिलहाल दिख रहा है। शुक्रिया दीपक की तमाम जानकारी के लिए। तो जेएसपीएल के लिए करारा झटका लगा है और अब अगली खबर का रुख करते हैं। एनएसईएल संकट जल्द सुलझ सकता है। एनएसईएल इन्वेस्टर फोरम ने बयान दिया है कि एक हफ्ते में जिग्नेश शाह के साथ डील हो सकती है। इसके पहले जिग्नेश शाह ने बयान दिया था कि वो निवेशकों के हितों की सुरक्षा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनएसईएल पर निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों का बकाया है एनएसईएल पर और अब जिग्नेश शाह के साथ एक हफ्ते में ये डील हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर, लेकिन जिग्नेश शाह और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएमएक्स डील के एक दिन पहले एमसीएक्स और एफटी के शेयर्स में तेजी की जांच का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने एक्सचेंजेस से तेजी की वजह भी पूछी है। सेबी ने यह भी पूछा है कि एमसीएक्स और एफटी शेयर्स में किन लोगों ने खरीदारी की जिससे तेजी देखी गई। दरअसल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने एसएमएक्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची थी। एफटी ने इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज को करीब $15 करोड़ में अपना हिस्सा बेचा था। एसएमएक्स डील से एक दिन पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का शेयर 20% उछला था और एमसीएक्स के शेयर में 18% की तेजी आई थी। और तहलका के चीफ एडिटर पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कोई और नहीं है बल्कि तहलका में काम करने वाली एक पत्रकार है। पर सवालों के घेरे में तहलका मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी भी है। सवाल यह है कि आखिर उन्होंने महिला पत्रकार की शिकायत पुलिस को क्यों नहीं भेजी? क्या सिर्फ 6 महीने के लिए तरुण तेजपाल को खुद से मैगजीन से अलग करने भर से उनका गुनाह मिट जाता है या फिर प्रायश्चित हो जाता है? और तरुण तेजपाल पर हुए खुलासे से पूरे देश में तहलका मच गया है। हालांकि तरुण तेजपाल ने माफी की पेशकश की है, लेकिन क्या माफी दाग धो पाएगी? तरुण तेजपाल खोजी पत्रकारिता का बेहद भरोसेमंद नाम, ऐसा चेहरा जिसने कई बार अपने खुलासों से देश में तहलका मचाया है। और आज दुनिया जिस तहलका को पहचानती है उसका मतलब ही भरोसा है। और तरुण ने उसी तहलका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार का भरोसा तोड़ा, उसका यौन उत्पीड़न किया। तरुण की शिकार हुई महिला पत्रकार ने ये बात चिट्ठी के जरिए बताई है। मैं बहुत दुख के साथ ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तहलका के चीफ एडिटर तरुण तेजपाल ने पिछले हफ्ते 2 बार मेरे साथ छेड़खानी की। दोनों ही मौकों पर मैं अपने कमरे में रोते हुए आई। मैंने कुछ लोगों को ये बात भी बताई। दूसरी बार जब उन्होंने मेरा यौन शोषण किया तो मैंने ये बात उनकी बेटी को भी बताई, तो वो मुझ पर काफी नाराज हुए। मैं काफी डर गई थी। सहकर्मी के यौन उत्पीड़न की बात सामने आने के बाद तरुण तेजपाल ने बड़ी साफगोई से सच कबूल लिया और खुद के लिए सजा भी खुद तय कर दी। तहलका की मैनेजिंग एडिटर को लिखे लेटर में तरुण ने कहा है, पिछले कुछ दिन मुश्किल भरे रहे और मैं पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक गलत तरीके से लिए फैसले, परिस्थिति को खराब तरह से लेने की वजह से ये घटना हुई। मैंने संबंधित पत्रकार से पहले ही बिना शर्त अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग ली है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि प्रायश्चित की जरूरत है। इसीलिए मैं तहलका के संपादक पद से अगले 6 महीने के लिए खुद को दूर रहने की पेशकश कर रहा हूँ। तरुण तेजपाल के इस माफीनामे के बाद तहलका मामले को बंद करने की कोशिश में है। तैयारी मामले को संस्थान का अंदरूनी बताकर रफा दफा करने की है। पीड़ित ने भी पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई है। तो क्या एक महिला के यौन उत्पीड़न की सजा क्या बस इतनी भर है जितनी तेजपाल ने खुद तय कर ली है? जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। इस मामले पर बवाल खूब हो रहा है और इसीलिए आखिरकार तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को सामने आना ही पड़ा। जी मीडिया की लगातार कवरेज के बाद शोमा मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि वो तरुण तेजपाल सेक्स स्कैंडल की जांच कर रही हैं।
I, as heading this institution, need to act. But Priority. how can Tarun himself decide that he's being punished? No, as I just told you, Yeah. please don't get me into a long Right. conversation on Right. this. I want to address the issues that have been raised. Right. Please give me a chance to do it in a decent way. Right. I am from the fraternity. Right. I understand the need for transparency, Right. but I do need the time to act correctly on it. Right. I can't. I will falter. The institution will falter. If you put this amount of pressure to get an immediate reaction on it, it is a difficult situation. I will address all the questions and issues that are being raised. Do give me the time to prioritize it. Getting her to feel correct is the first priority. Addressing my office is the second priority. The way these letters have leaked, I'm not being able to act in the way and the measured way I would like to But act. have you spoken to तहलका इस सिस्टम की पोल खोलने के लिए मशहूर है और पोल खोलने वाले एक पत्रकार की पोल खुलने पर महिला आयोग की सदस्य निर्मला सामंत ने कहा है कि आखिर वो अपनी सजा कैसे तय कर सकते हैं। तो नकवी ने कहा है कि दुनिया को नसीहत देने वाले अब खुद ही फंस गए हैं। उनकी अपनी एक कन्फेशन हुई है जिसमें उन्होंने अपने आप को सजा भी दी है और ये कहते वो मान के चल रहे हैं कि मैं कंप्लेनेंट भी हूँ। मैंने उनका एक्चुअली ऑडियो और वीडियो नहीं देखा, लेकिन जो न्यूज चैनल में बाइट्स आ रहे हैं उसमें से कुछ पता चलता है। उसकी पूरा तरह हम जांच करेंगे। आज ही के दिन वो सब आउट हुआ है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट बोलता है कि मैंने ये किया है, गुनाह किया है और मैं अपने आप को सजा दूंगा, तो ये कोई कानूनी तरीके से भी बैठता नहीं और ऐसा नहीं होता। आप खुद को भी सजा लो और फिर गलती भी करो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे इंडिया में एक सिस्टम बनी है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो इस हिसाब से उस एंगल से हम इस चीज को देखेंगे और इसके ऊपर जो कुछ एक्शन लेना है वो ले लेंगे। नहीं कह सकता हूँ कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही फंस गए दास्तां कहते कहते। तो जो दास्तां, जिस दास्तां को आप बताते थे नैतिकता की दास्तां, देश को नैतिकता का पाठ, उसमें कहीं न कहीं आप खुद उलझ गए। इसलिए जो कानून है अपना काम करेगा और कानून के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। और इसी मसले पर और डिस्कशन आप देख सकते हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज रात 8 बजे। तहलका को तो झटका लगा ही है, लेकिन सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है। ये पूरी खबर दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक नाम तो हर किसी का होता है, पर कुछ लोग अपने नाम को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कई रातें खाली करनी पड़ती हैं, इतवार कुर्बान करने पड़ते हैं, होली दिवाली सब भुलाने पड़ते हैं। कहना बड़ा आसान है कि मेहनत और लगन से बनता है नाम, पर सच ये है कि हद कर गुजरने से बनता है नाम। और सच ये भी है कि कितना भी बड़ा हो नाम, एक पल में हो सकता है बदनाम। अपने नाम की गरिमा बनाए रखिए, सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को विदेश जाने से रोक दिया है। सहारा के 3 डायरेक्टर्स के भी विदेश जाने पर रोक लगी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सहारा ग्रुप अब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा है कि वो प्रॉपर्टी डीड्स से संतुष्ट नहीं है और कंपनी नई डीड्स सौंपे। इससे पहले कल सेबी ने कोर्ट में कहा था कि
सारा ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डीड्स नहीं सौंपे हैं। साथ ही प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ा चढ़ाकर बताई है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। अब बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 406 और निफ्टी 124 अंक गिरकर बंद हुए। 3 सितंबर 2013 के बाद आज निफ्टी में सबसे बड़ी गिरावट रही है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के सभी इंडेक्स आज लाल निशान पर बंद हुए। रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज निफ्टी शेयर्स की करीब 70,000 रुपए की मार्केट कैपिटल साफ हो गई है। 13 नवंबर 2013 के बाद निफ्टी आज पहली बार 6,000 के नीचे बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही। रुपया आज 36 पैसे कमजोर होकर 65 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। बैंक्स और इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग में लगातार बढ़ोतरी से रुपए में दबाव बढ़ा है। कारोबार के दौरान रुपया 62 रुपए 95 पैसे तक फिसल गया है। फेडरल रिजर्व के राहत पैकेज जल्द वापस लेने के संकेतों से रुपए में दबाव बढ़ा है। साथ ही विदेशों में अन्य करेंसीज के मुकाबले डॉलर में मजबूती से भी रुपए में कमजोरी बढ़ी है। उधर रुपए को संभालने के लिए रिजर्व बैंक के डॉलर बेचने की खबरें भी हैं। दूसरी तरफ आरबीआई ने बैंक्स के बढ़ते एनपीएस पर चिंता जताई है। आरबीआई ने आगे भी बैंकों के एनपीएस बढ़ने की चेतावनी दी है। आरबीआई की साल 2012 से 13 की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बैंकों के मुनाफे में भी गिरावट आई है। हालात में सुधार के लिए आरबीआई ने बैंक्स को लोन देने के नियमों को और सख्त करने की नसीहत दी है। आरबीआई के मुताबिक बैंक्स को अपना रिकवरी सिस्टम सुधारना चाहिए। आरबीआई ने बैंक्स को एसएलआर में निवेश घटाने के लिए भी कहा है। आरबीआई ने दोहराया कि नए बैंकिंग लाइसेंस जल्द ही जारी किए जाएंगे। नए बैंक्स आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक बैंक्स को बेसल 3 के लिए 1.5 लाख करोड़ की जरूरत है। और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय सुधारों का जो सिलसिला शुरू किया है उससे देश की रेटिंग में सुधार होगा। हालांकि चिदम्बरम ने माना कि जीएसटी को लागू करने में अभी और समय लग सकता है, लेकिन संसद के अगले सत्र में टीटीसी बिल के पास होने की उम्मीद जताई गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद चिदम्बरम ने महंगाई के 5% रहने का भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटे के 4.8% रहने की बात दोहराई है। चिदम्बरम ने मौजूदा साल में जीडीपी के 4.8% रहने की बात कही है। सिर्फ यही नहीं, वित्त मंत्रालय ने लंबी अवधि के निवेश को बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। सी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि वित्त मंत्रालय विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए वेल्थ और पेंशन फंड्स के साथ बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन वेल्थ फंड्स के जरिए देश में सालाना करीब 1,24,000 करोड़ रुपए का निवेश संभव है। सरकार ने वेल्थ और पेंशन फंड्स के सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश के लिए $500 करोड़ की सीमा भी तय की है, लेकिन अभी तक इस रास्ते में कोई निवेश नहीं आया है। इसके अलावा मंत्रालय विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए एफआईआई से भी बातचीत कर रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ उज्जवल नारायण। उज्जवल, क्या है ये पूरी जानकारी? देखिए, जो वित्त मंत्रालय की जो योजना है, जो स्ट्रैटेजी पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है, वो इस लिहाज से है कि भारत में लॉन्ग टर्म एफआईआई इन्वेस्टमेंट लाया जाए। और लॉन्ग टर्म एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो है वो सॉवरन वेल्थ फंड या पेंशन फंड के माध्यम से आ सकता है। और इन्हीं फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स में लगे हुए हैं। 1-2 मीटिंग्स हो गई है और अगले 2 हफ्तों में और बैठकें होंगी एफआईआई के साथ, जिसमें कि वित्त मंत्रालय बताने की कोशिश करेगा एफआईआई को, खासतौर पर सॉवरन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स को, कि किस तरह से भारत में निवेश अट्रैक्टिव है। क्योंकि सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा डॉलर अट्रैक्ट करना चाहती है, क्योंकि पहले ही वित्त मंत्रालय मंत्री ये कह चुके हैं कि आज न कल क्यूई टेपरिंग होनी है। अमेरिका में फेड जो है टेपरिंग शुरू करने वाला है। तो भारत में और डॉलर की आमद, डॉलर की सिचुएशन, रिजर्व्स को पहले से इतना बेहतर रखा जाए जिससे कि टेपरिंग का असर भारत पे नहीं हो। और साथ ही लॉन्ग टर्म फंड एफआईआई निवेश के माध्यम से सॉवरेन वेल्थ फंड और सॉवरेन जो पेंशन फंड्स हैं उनके माध्यम से आ सकता है। और इसके लिए करीब 20 बिलियन जी, शुक्रिया उज्जवल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एफआईआई को देश में रोकने की कोशिश, साथ साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कंपनियों को और ज्यादा आजादी देने की वकालत की है। ब्रिक्स कॉम्पिटिशन बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनियों को ब्यूरोक्रेसी से मुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर की कॉम्पिटिशन रेगुलेटर्स के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि उदारवाद के इस दौर में कॉम्पिटिशन रेगुलेटर्स की भूमिका काफी बढ़ गई है। There is an increasing need also to recognize
the complementarities between competition law enforcement and liberalization of markets for procurement. Public procurement. सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम को 4 करोड़ नंबर दिए जाने का विरोध किया है। जी बिजनेस को मिली खबर के मुताबिक COAI का कहना है कि रिलायंस जियो को एक्सक्लूसिव नंबर सीरीज नहीं मिलनी चाहिए और सभी ऑपरेटर्स को बराबर मौके मिलने चाहिए। जी बिजनेस ने ही सबसे पहले रिलायंस जियो के नंबर मांगने की खबर दिखाई थी। दरअसल रिलायंस जियो को हर सर्कल में 10-10 लाख नंबर मिल चुके हैं। कंपनी 4 से 10 करोड़ नंबर्स के साथ 4G सेवाएं शुरू करना चाहती है। ऑनलाइन टिकट बुक करने पर आपके साथ ऐसा होता है कि कई बार पेमेंट करते समय वेबसाइट हैंग हो जाती है और दोबारा बुकिंग करने तक सारी सीट्स फुल दिखाई देने लगती है, लेकिन IRCTC की ई-वॉलेट स्कीम आपकी दिक्कतों को काफी हद तक कम कर देगी। क्या है ये स्कीम, चाहते हैं इस खास रिपोर्ट में। ऑनलाइन टिकट बुक करने में पेमेंट के समय आने वाली दिक्कतें आम बात हैं। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब पेमेंट के चलते बुकिंग प्रोसेस दोबारा शुरू करने पर सारी सीटें बुक दिखाई देती हैं। लेकिन IRCTC की नई स्कीम आपकी परेशानी कुछ कम कर देगी। IRCTC ने टिकट बुकिंग आसान करने के लिए ई-वॉलेट स्कीम शुरू की है। ई-वॉलेट एक तरह की डिपॉजिट स्कीम है। इसके लिए आपको IRCTC पर अपना अकाउंट खोलना होगा। आप इस अकाउंट में एडवांस में पैसे जमा कर सकेंगे। एक बार में खाते में अधिकतम 5,000 रूपए जमा कराए जा सकेंगे। टिकट बुक करने पर रकम सीधे आपके अकाउंट से कट जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि बुकिंग के लिए आपको डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और पेमेंट के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। कार्ड या ई बैंकिंग के इस्तेमाल में कभी कभी पेमेंट प्रोसेस में देरी पर IRCTC का लॉगिन एक्सपायर हो जाता था। ऐसे में ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट जाते थे, लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाता था। जाहिर है ई वॉलेट में ऐसा नहीं होगा। टिकट को हैसल फ्री किया जाए, उसको आरामदेह बनाया जाए, जल्दी से टिकट बुक हो सके, उसका फेल्योर ना हो, उसका पैसा ना फंसे, तो मेरे हिसाब से ये स्कीम बहुत लाभप्रद होगी और आगे चल के ये ही स्कीम मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादातर लोग इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। और मिलवाएंगे आपको इंडिया के नए सचिन से इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। Welcome to the enterprising world of UCX. Transparent, efficient and vibrant commodity exchange. UCX lets you invest in bullion, metal, agri and energy. Fast track to your success. Start trading with UCX now. Do you still buy insurance without comparing? Go to PolicyBazaar.com. Policy side by side compare करो और पैसे बचाओ. Next time compare. Or I will kill you. इतनी आग फैली है, नफरत की आग, भेदभाव की आग, भूख की आग, गरीबी की आग। कौन बचाएगा इस देश को आग से? देश बचा लिया आग से। Havels, wires that don't catch fire. कोई और कार्टून देखे? रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। जी हाँ, मिल गया है नया सचिन और हम अब आपको मिलवाने जा रहे हैं नए सचिन से, उस चेहरे से जिसने न सिर्फ सचिन को पीछे छोड़ा बल्कि वो ब्रायन लारा से आगे भी खड़े हैं। मुंबई के स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट हैरिस फील्ड में 15 साल के पृथ्वी ने
46 रन की पारी ने उन्हें उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां अब तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाला कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि सचिन के रिटायरमेंट के एक हफ्ते के भीतर एक नए सचिन के दीदार हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को मिल गया है एक और सचिन। नाम पृथ्वी शॉ, उम्र 15 साल। आइए अब आपको बताते हैं कि पृथ्वी ने ऐसा क्या किया कि लोगों को उसमें सचिन का अक्स दिखाई दिया। मुंबई के आजाद मैदान पर इंटर स्कूल हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं बना पाया, सचिन तेंदुलकर भी नहीं। पृथ्वी ने दोहरा या 13 शतक नहीं बनाया, बल्कि पृथ्वी ने बनाए हैं 540 रन। बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्पेशली थैंक्स टू कोचेस जो मेरे को सपोर्ट किया इस 546 बनाने में। इन 540 रनों के सफर में रन मशीन पृथ्वी ने 85 चौके लगाए और 5 छक्के, यानी 340 रन तो पृथ्वी ने चौके लगाकर ही बना दिए। आपको बता दें, हैरिस शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट वही टूर्नामेंट है जिसमें सचिन और कामली के बीच 664 रन की साझेदारी हुई थी। इस साझेदारी में सचिन ने 326 रन बनाए थे और कामली ने 349 रन बनाए थे। पृथ्वी के इस कमाल ने सबको चौंका दिया है। अब सबके मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या स्कूली क्रिकेट की ये रन मशीन क्रिकेट के भगवान सचिन का नया अवतार है? अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। सचिन को रिटायर हुए अभी जुम्मे 4 दिन हुए हैं, लेकिन हम सबकी नजरें नए सचिन को ढूंढने लगी है और नया सचिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए। हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका पृथ्वी शॉ। कैसा लग रहा है आपको? सचिन से कंपेयर किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भले ही रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन सचिन दूसरा नया सचिन है पृथ्वी शॉ। मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगा सचिन के साथ बिकॉज इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, बट बहुत खुशी हो रही है 546 करके। जी अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसके पीछे क्या रणनीति थी आपकी? खाली मेरी नहीं, पूरी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस हुई और हम लोग जीते। ये फर्स्ट राउंड था हैरिस शील्ड का और बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे साथ साथ टीम भी जीती, उसकी डबल खुशी हो रही है बिकॉज मेरे कोच जो है राजू फाटक सर और सब कोच जो है मैजिक क्रिकेट जो मेरे को सपोर्ट किए हैं और रिजवी स्प्रिंगफील्ड और एमसीए ने जो मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी अच्छा, तो हमें भी लग रहा है आपसे बातचीत करके। ये बताइए, जो पूरा आपने, एक तो रणनीति आपकी किस तरह की थी? क्या आपने सोचा कि इतनी देर तक, यानी कि 6 घंटे और 7 मिनट तक आप लगातार खेले हैं? पहले दिन भी आपकी पारी काफी अच्छी रही, 330 गेंदें आपने खेली। हमारे दर्शकों को बता दें कि मीडिया, बॉम्बे का मीडिया पृथ्वी को पृथ्वी मिसाइल के नाम से अब पुकार रहा है। इतनी ज्यादा तुलना की जा रही है सचिन के साथ आपकी, इतना ज्यादा स्टैमिना की बात हो रही है आपके। क्या आपकी रणनीति रहती है? आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से आपने परफॉर्मेंस दी? प्रैक्टिस, सब कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और मैं वही करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस। और बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है। मेरे कोच लोग जो भी 16 के कोच हैं, मेरे स्कूल के कोच हैं, बहुत ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, जब भी मैं खेल रहा था, जब भी मैं बैटिंग कर रहा था, तो मेरे कोच ने भी बोला था कि थोड़ा पेशेंस में रहना और टेम्परामेंट रखना। इसकी वजह से मैं आज 546 बनाया हूँ। और मेरा जो पार्टनर था सत्यलक जैन, जिसने 170 किया, उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जी पृथ्वी, आपसे हमारे सहयोगी अमित कनौजिया भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप अपना सवाल कर सकते हैं। पृथ्वी, आपने इतनी बड़ी पारी खेली और हर जगह आपका नाम है, आपका अगला टारगेट क्या है? मतलब इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, तो क्या अगला टारगेट बना रहे हैं आप? अगला टारगेट ये है कि अभी अंडर 16 स्टेट टीम का टीम निकला है जो मुझे कैप्टन बनाया, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यही फॉर्म मैं आगे कंटिन्यू करूं और यही फॉर्म के साथ मैं वहां पे भी खेलूं और मेरे साथ साथ मेरा भी स्कोर है और टीम भी सबसे पहले टीम जीते हमारी।
अच्छा ये बात बताइए कि आपने इतनी बड़ी पारी खेली, बहुत तारीफें मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें कमी रही हैं आप में ऐसा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो आप में कुछ ऐसा नजर आता है आपको? हाँ, मैंने पूरा क्रिकेट सीख तो नहीं लिया है, बट अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है मुझे सीखना। ये नहीं कि 546 जब भी मैं बनाया उस समय भी बहुत गलती हुई थी मेरी से, बट मेरे कोच जो है राजू फाटक सर और MIG के तमाम लोगों और रिजर्व स्प्रिंगफील्ड कोचेस बहुत मुझे समझाया कि पेशेंस रखना, टेम्परामेंट रखना, और उसी वजह से वही पेशेंस के वजह से आज मैं 546 कर पाया। सचिन तेंदुलकर की तो पृथ्वी सारी दुनिया दीवानी है, अब रिटायर कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा टीम इंडिया में आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है और किसकी